एक अमेरिकी हीरोइन एडिक्ट था हार्वर्ड लॉर्ड्सॉप। वो अपने दोस्त के साथ एक बार एक नए नशे की जुगाड़ तलाश रहा था और एक्सीडेंटली 1967 में न्यूयॉर्क की एक लैब में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इवोगिन नाम का एक ड्रग हासिल कर लिया। उसने इसका यूज़ किया और 36 घंटे की साइकोलॉजिकल ट्रिक के बाद उसने ये एहसास किया कि उसके अंदर हेरोइन के विड्रॉल सिम्टम्स और क्रेविंग जादुई तरीके से गायब हो गए। इसके बाद उसने इस ड्रग के बारे में अपने 7 और जो दोस्त थे उनको बताया। ये ड्रग उनकी भी क्रेविंग कम कर सकता है, ऐसा उसने दावा किया। फिर सबने इसको ट्राई किया और उनमें से 5 जो दोस्त थे उनकी भी क्रेविंग गायब हो गई। तो इस पॉजिटिव रिजल्ट से प्रभावित होकर उसने ये फैसला किया कि वो इस ड्रग पर एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च करेगा और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी एडिक्शन ट्रीटमेंट में इवोगेन के इस्तेमाल पर लगा दी। इवोगेन एक वेस्ट अफ्रीका में पाया जाने वाला साइकोएक्टिव एल्कलॉइड है जो टैबरनेट इवोगा नाम के पौधे से आता है। ये अपने इंटेंस साइकेडेलिक इफेक्ट के लिए जाना जाता है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ मैजिक मशरूम की तरह होता है। ये शरीर में जाकर ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम में इंटरेक्ट करता है और नॉर इवोगेन में मेटाबोलाइज हो जाता है। वेस्ट अफ्रीका की वीटी कम्युनिटी जो है वो सदियों से इसका इस्तेमाल पारंपरिक मेडिकल प्रैक्टिस में कर रही है। अब पेच ये फंस रहा है कि एक तरफ तो इवोगेन को ओपियोइड्स, एल्कोहल और कोकीन के एडिक्शन को रोकने के लिए जादुई माना जाता है, क्योंकि रिसर्च के अनुसार इवोगेन ने विड्रॉल्स और क्रेविंग्स को काफ़ी प्रभावी तरीके से कम या ख़त्म किया है। वहीं दूसरी तरफ इसके इस्तेमाल से दिल का दौरा और जानलेवा अरेथीमिया यानी असामान्य रूप से दिल की धड़कनों का बढ़ना या घट जाना, उसका भी खतरा होता है। और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से FDA के साथ विश्व की सारी बड़ी मेडिकल बॉडीज़ ने सेफ्टी कंसर्न के कारण अप्रूव नहीं किया है इसको। FDA द्वारा इसको अप्रूव ना करने की वजह बताई जाती है कि इवोगेन HERG पोटेशियम चैनलों को काफ़ी हद तक ब्लॉक कर देता है, जिससे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ मतलब QT इंटरवल खतरनाक रूप से बढ़ सकती है। इससे टार्सिस डी पॉइंटेज नामक फैटल अरेथीमिया हो सकता है और ये उन लोगों को भी हो सकता है जिन्हें पहले से हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी वजह न्यूरोटॉक्सिसिटी बताई जाती है। एनिमल स्टडीज़ में हाई डोज में परमानेंट ब्रेन डैमेज के एविडेंस मिले हैं, खासकर पार्किंजी सेल डिजेनरेशन में, जो कि सेरिबेलम में होता है। इसके साथ ही इवोगेन का मेटाबॉलिज्म हर एक पर एक समान नहीं होता, क्योंकि इवोगेन शरीर में जाकर नॉर इवोगेन में बदल जाता है, जो कुछ व्यक्तियों के शरीर में कई दिनों तक रहता है। इससे डिलेड टॉक्सिक रिएक्शंस का खतरा बन जाता है और डोज की मात्रा निर्धारित नहीं हो पाती। 2020 में कुल 33 मौतें इवोगेन से जुड़ी हुई बताई जाती हैं और ये सब अंडरग्राउंड क्लिनिक में हुआ, जहां मरीज को कार्डियक डिस्ट्रेस के लिए मॉनिटर नहीं किया गया था। अभी इवोगेन का रेंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल, जो FDA का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वो भी नहीं हुआ है, जो इसकी प्रभावशीलता को मौजूदा उपचार से बेहतर साबित कर सके। इसके विपरीत जो डॉक्टर और वैज्ञानिक इवोगेन की एडवोकेसी करते हैं, उनके अनुसार इवोगेन को अप्रूव न करने की बड़ी वजह है बिग फार्मा द्वारा अप्रूवल प्रोसेस को इनडायरेक्टली प्रभावित करना, क्योंकि इवोगेन से मिलने वाला केमिकल पूरी तरह से नेचुरल है और इसका पेटेंट आसानी से नहीं मिल सकता, और अक्सर बड़ी कंपनियां जो हैं वो मोनोपोली के लिए ही पैसे खर्च करती हैं। दूसरी बड़ी वजह है इवोगेन ट्रीटमेंट एक वन टाइम डोज की तरह काम करता है, ना कि रोज़ रोज़ की दवा के रूप में। मतलब दवा कंपनियां जो लॉन्ग टर्म मुनाफा कमाती हैं उन्हें वो नहीं मिल पाएगा, और अगर ये काम कर जाए तो मौजूदा दवाओं की बिक्री पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। अगर एक लाइन में कहें तो FDA के अप्रूवल में करोड़ों रुपए लगते हैं और कोई भी बड़ी कंपनी बिना बड़े मुनाफे की उम्मीद में इतने पैसे नहीं लगाएगी। 1943 में जन्मे हार्वर्ड लॉर्ड्सॉप ने अपनी पूरी ज़िंदगी के 48 साल इवोगेन की रिसर्च और FDA के अप्रूवल के लिए लगा दिए और 2010 में उनकी मृत्यु हो गई। पर यह मामला अभी भी जस का तस है। जहां 1995 में US फेडरल ने, खासकर नीरा ने, इवोगेन स्टडीज़ प्रोग्राम को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, मगर 2025 में एक बड़े कदम के रूप में टेक्सास ने हाल ही में $50 मिलियन की राशि अलॉट की है, ताकि स्टेट की निगरानी में FDA कंट्रोल्ड क्लिनिक ट्रायल को फंड किया जा सके। इन ट्रायल्स का उद्देश्य PTSD और ओपियोइड यूज डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए इवोगेन की जांच करना है। तो दोस्तों, जितना मैंने इस दवा पर रिसर्च के बारे में समझा, उस आधार पर मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि अगर ये दवा एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाए
तो नशा करने वालों के इलाज में ये एक बहुत सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इसलिए जितना जल्दी इसके सुरक्षित यूज़ और मिसयूज़ की संभावनाओं को ख़त्म करते हुए इसका इस्तेमाल एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट हो जाएगा, उतना अच्छा रहेगा। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नमस्ते।